हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 5 गति के नियम के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इसके पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गति का प्रथम नियम पढ़ा दिया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझने से पहले आपको संवेग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको संवेग की जानकारी देने वाला हूँ कि किसी वस्तु का संवेग क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको संवेग समझा देना चाहता हूं। संवेग, ठीक है। तो मैं इस तरफ में आपको संवेग समझाता हूं। संवेग जिसको हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम, ठीक है। देखो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। अगर किसी वस्तु का संवेग, ठीक है, संवेग अगर आपको समझना है तो संवेग का फार्मूला यह होता है, संवेग बराबर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का वेग, ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले को देख के आपको परिभाषा बनाना है। कैसे बनाएंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान, राइट में जाना, राइट में, इस बराबर के राइट में, और बोलना है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ऐसे करके बोलना है। बन गया, परिभाषा हो गया। अब संवेग को हम लोग छोटा पी से निरूपित करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा पी लिखने जा रहा हूँ, और द्रव्यमान के लिए छोटा एम और वेग के लिए छोटा वी। ये जाएगा इसका अंग्रेजी सूत्र, ठीक है। अब मैं आपको इसका सदिश सब बता देता हूँ यहीं पे ही। देखो सदिश ये होती है कि देखो इसके सामने जो वेग है वो एक सदिश राशि होती है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है। तो ये वेग अगर सदिश राशि है तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा इस प्रकार से। और इसकी जो दिशा होगी वो वेग की दिशा में होगी, क्योंकि वेग के आधार पर आप संवेग की दिशा बता रहे हो। ये हो गया पी के बारे में कि अपने बताया कि ये एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। ये अगला पॉइंट हो गया अपने पास, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि इसका मात्रक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एसआई मात्रक, सबसे पहले इसका एसआई मात्रक मैं आप लोगों को सूत्र से बता देने वाला हूँ। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है, द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम और वेग के लिए होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको और चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर, और सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड की घात में आ जाएगा -1। ये भी आप लिख सकते हो। ये हो गया इसका एसआई मात्रक। अब मैं बताने वाला हूँ इसका सीजीएस मात्रक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो एसआई मात्रक है उसको सीजीएस में परिवर्तित कर देना है। किलोग्राम के लिए ग्राम लिखना रहता है, मीटर के लिए सेंटीमीटर लिखना रहता है, प्रति सेकंड के लिए आपको सेकंड लिखना है, या फिर आप लिख सकते हो ग्राम, सेंटीमीटर, और ऊपर लगा करके आपको सेकंड की घात -1, ऐसे करना है, ठीक है। ये हो गया इसका मात्रक। अब मैं इसकी विमी सूत्र की बात करता हूँ। विमी सूत्र के लिए भी आपको मात्रक को ही पकड़ लेना है। ये वाला मात्रक पकड़ के आपको बताने वाला हूँ। तो इसका जो विमी सूत्र होने वाला है, विमी सूत्र, विमी सूत्र वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। देखो यहाँ पे चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा किलोग्राम, किलोग्राम के लिए हम यूज करते हैं द्रव्यमान m, मीटर के लिए हम लोग यूज करते हैं दूरी l, सेकंड के लिए यूज करते हैं टाइम, और घात में हो जाएगा -1, ठीक है। ये इसका विमी सूत्र हो जाएगा। और ये जो माइनस घात आ रहा है, यहाँ पे एक घात आ रहा है, यहाँ पे एक घात आ रहा है, ये सब क्या होती है, विमाएँ होती है, है ना। यानी संवेग की विमाएँ जो होगी वो 1, 1 और -1 होगी, और विमी सूत्र इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि विमी सूत्र भी कैसा हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये संवेग के बारे में आपको नॉलेज जानना है। और एक और बात, ठीक है, जैसे आपके पास एक भारी वस्तु है, एक हल्की वस्तु है, तो जो भारी वस्तु होती है उसकी संवेग क्या होती है, हल्की वस्तु की तुलना में ज़्यादा होती है। ये भी आपको याद रखना है। इतनी बात आपको संवेग के बारे में याद रखना। और याद रखना कि ये जो संवेग है ये हम लोग रेखीय गति में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको चाहो तो इसको हम रेखीय संवेग भी कह सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ सकते हैं हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखो न्यूटन के द्वितीय नियम को समझने से पहले एक छोटी सी हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों को, और इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको छोटा सा इसका थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि वाक्य में द्वितीय नियम होता क्या है, ठीक है। देखो ये बताता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल। मान लो आप इमेजिन करो किसी वस्तु पर लगाया गया कोई बल लगाया जा रहा है, लगाया गया बल समानुपाती होता है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के हिंदी में पहले लिख देता हूँ, वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष
समय के सापेक्ष वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये आप लोग थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेट में याद रखना, कैसे बोलना है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल समय के सापेक्ष वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, ठीक है। इसे ही हम लोग न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, आप इमेजिन कीजिए कि एक मेरे पास वस्तु है, इस पर हम लोग क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। इसका संवेग मान लो P1 है, इसका संवेग जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है समय के सापेक्ष, ऐसा करके बोलना है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, इस नियमानुसार, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। या इसको भी देख के आप बोल सकते हो, कैसे बोलोगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल समय के सापेक्ष वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसे करके बोलना है। अब मैं इसको गणितीय रूप देने वाला हूँ। गणितीय रूप देने का मतलब यह है कि बल को हम लोग निरूपित करते हैं F से, ठीक है। उसके बाद समानुपातिक चिन्ह है ये, और समय के सापेक्ष वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को कैसे लिखेंगे, तो समय के सापेक्ष बोला तो डेल्टा टी लिख देना है, और संवेग में परिवर्तन बोला तो संवेग, और ये परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका गणितीय रूप इस प्रकार से लिखते हो, ठीक है। तो ये इतना अगर आप बोल पाते हो तो ये आपका 2 नंबर का हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे, ठीक है। गणितीय व्याख्या या फिर गणितीय सूत्र, ठीक है, गणितीय व्याख्या। तो मैं आपको गणितीय व्याख्या समझाने जा रहा हूँ। देखो, आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले एक इसका थोड़ा वर्ड बनाना है, ठीक है। वर्ड कैसे बनाना है, मान लो कोई वस्तु है मेरे पास, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिमान है, जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, इसका प्रारंभिक संवेग माना क्या है, P1 है। इतना आपको लेना पड़ेगा। और जब इस पर F बल आरोपित करते हैं, देखो मैंने बल को बाद में बताया, जब F बल आरोपित करते कुछ समय पश्चात हम लोगों ने क्या किया, F बल आरोपित किया, तो ये वस्तु का जो संवेग था, सॉरी, इस वस्तु का जो वेग है, पहली बात तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। मान लो इसका वेग हो जाता है v, अंतिम वेग v हो जाता है, द्रव्यमान अभी भी वही है ना, और इसका संवेग P1 से क्या हो जाता है, P2 हो जाता है। ये प्रारंभिक संवेग है, ये अंतिम संवेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। अब इसी को आपको वर्ड में बोलने रहेंगे, ठीक है। कुछ समय पश्चात आप क्या हो गया, इसका वेग क्या हो गया, इसका जो संवेग, जो वेग और संवेग दोनों ही क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, ठीक है। जब इस पर कुछ समय पश्चात यानी t समय पश्चात F बल आरोपित किया जाता है तो इसका संवेग P1 से P2 हो जाता है, और इसका अंतिम वेग माना v हो जाता है, ऐसे करके बोलना है, ठीक है। इतना बता दिया। संवेग भी सही राशि होती है, आप सही फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैं इसको वर्ड बता दिया, डायग्राम भी बता दिया। अब सबसे पहले चलो स्टेप वाइज आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, अब आपको गणितीय काम करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको प्रारंभिक संवेग निकालना है, ठीक है। वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग। देखो, संवेग निकालने के लिए हम लोगों को, अभी मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया था, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। ये आपको फार्मूला यूज कर लेना है। तो प्रारंभिक संवेग निकाला, प्रारंभिक संवेग हमने माना है P1, तो P1 लिख दिए, और द्रव्यमान लिखना है। द्रव्यमान आपने माना था वस्तु का प्रारंभिक द्रव्यमान यहाँ पे m है, और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, अपने पास u है, तो ये हो गया mu। ये हो गया इसका प्रारंभिक संवेग। संवेग समीकरण 1 दे सकते हो चाहो तो इसको, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अब आपने कुछ समय पश्चात आपने F बल आरोपित किया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ समय पश्चात, यानी t समय पश्चात जब वस्तु पर F बल आरोपित किया जाता है, F बल आरोपित करने के बाद, F बल आरोपित करने के बाद, ठीक है, t समय पश्चात F बल आपने आरोपित किया, तो उसके बाद वस्तु का अंतिम संवेग, ठीक है, क्योंकि बाद में हो गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम संवेग। तो वस्तु का अंतिम संवेग निकालना पड़ेगा, ठीक है। वस्तु का अंतिम संवेग, तो अंतिम संवेग को आपने P2 माना है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान m है अभी भी, और वेग क्या हो गया है, v हो गया है। तो इस प्रकार ये हो गया समीकरण 2। तो आपने 2 स्टेप पहले लगाया, आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं किया मैंने, प्रारंभिक संवेग निकाला, mu आया, और अंतिम संवेग क्या आया, mv आया, ठीक है। अब मैं अगले पेज में लेके चलता हूँ, और हम लोग क्या करने हैं, अगला स्टेप, तो स्टेप नंबर 3 जो होने वाला है, स्टेप नंबर 3 वो होने वाला है
कि हम लोग क्या करते हैं, संवेग में परिवर्तन निकालते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है वस्तु के संवेग में परिवर्तन, क्योंकि वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो चुका है तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये वस्तु के संवेग में परिवर्तन, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन को कैसे लिखोगे आप लोग, डेल्टा पी लिखोगे। संवेग में परिवर्तन बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ये अंतिम संवेग में प्रारंभिक संवेग घटाते हो तो उसको संवेग में परिवर्तन ही कहते हैं। अब चूंकि आप समीकरण 1 और 2 में P1 P2 का मान निकाले तो समीकरण 1 व 2 से आप P1 और P2 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर P2। P2 का मान था mv, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। P2 का जो मान था mv था, अब P1 का जो मान है वो क्या है, mu है। यहाँ पे देख सकते हो P1 का मान है mu, जो कि समीकरण 1 से आ रहा है। अब इन दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, m बाहर निकल सकते हैं, दोनों में है, तो अंदर में बच जाएगा v माइनस u और इधर चल रहा है डेल्टा p। अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है v माइनस u अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, एक वेग में परिवर्तन ही है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा पी वगैरह क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी लिख सकते हो, वेग में परिवर्तन, ये वेग में ही परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाता है। अब आपको अगला जो काम करना है वो होता है अगला स्टेप मान लो, स्टेप नंबर 4, आपको दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग लगाना है। ठीक है, दोनों पक्षों में, यही वर्ड याद रखना है, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर। अब डेल्टा टी से भाग देने का रीजन क्या है, देखो, क्योंकि हम लोग को डेल्टा पी के नीचे डेल्टा टी लाना है, क्योंकि नियमानुसार डेल्टा पी के नीचे डेल्टा टी है, इसीलिए हम लोग डेल्टा पी के नीचे डेल्टा टी बनाना चाहते हैं। इधर डेल्टा पी और इसके नीचे आ गया डेल्टा टी बराबर एम चल रहा है, इसके नीचे भी आपको टी से भाग लगाना है तो डेल्टा वी है, इसी के नीचे डेल्टा टी लिख देता हूँ। ये डेल्टा डेल्टा वाले को एक साथ लिखा करो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। और अगर नजर आ रहा होगा तो इतना जो है ये वेग में परिवर्तन की दर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो हम जानते हैं त्वरण बराबर ए, त्वरण को ए साबित करते हैं, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी बटे डेल्टा टी की जगह ए लिख सकते हो, तो यहाँ पे बनेगा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी और बराबर बच जाएगा एम ए। ठीक है, ये अब यहाँ तक जो पहुँच चुके हो, अब इसको सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो डेल्टा पी और डेल्टा टी आप देख पा रहे होंगे, डेल्टा पी और डेल्टा टी जो है ना, अगर मैं इसमें रख दूं डेल्टा पी और डेल्टा टी का मान, देखो डेल्टा पी बटे डेल्टा टी का मान निकल गया ए में। अगर मैं इस नियमानुसार अगर रख दूं, इस नियम में डेल्टा पी और डेल्टा टी की जगह ए में रख दूं तो क्या बन जाएगा, तो अब मैं लगाने वाला हूँ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 ये रहेगा आपका कि आप क्या कर दोगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से काम करोगे। न्यूटन के द्वितीय नियम, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है भैया, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है अपना F समानुपाती डेल पी बटे डेल टी होता है। ठीक है, अब डेल पी बटे डेल टी का मान यहाँ पे निकाल के रखे हो, इसको रख दो वहाँ पे। तो डेल पी बटे डेल टी का मान रखने के बाद क्या हो जाएगा, मान रखने पर, ठीक है, तो F समानुपाती डेल पी बटे डेल टी क्या हो गया, एम ए हो गया है, तो इधर एम ए हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना रहता है, तो F इसके लिए क्या लिखना पड़ता है, बराबर लिखोगे, उसके बाद एक K नाम का नियतांक लिखोगे और आपके पास पहले से क्या है, एम ए है। इस प्रकार से एक नियतांक लिखना पड़ता है, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, ये एक नियतांक होता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ए सही पद्धति में K का मान 1 लिया जाता है। ऐसे पद्धति में K का मान 1 लिया जाता है, ये आपको याद रखनी है, 1 रखने पर। ठीक है, तो 1 रख दो और ऐसे पद्धति में रख रहे हो, इसलिए F बराबर क्या आ जाएगा, K का मान 1 हो गया है, हटा दो, तो एम ए। तो इस प्रकार से आया, और ये जो पूरा मान आया ये न्यूटन में आएगा, क्योंकि आपने ए सही पद्धति में रखा है। और इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा ये बल का एक सूत्र निकल के आता है, जो कि ये बता रहा है कि बल जो है वो द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का क्या है, गुणनफल ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को बाह्य बल या उस वस्तु पर लगाया गया बल कहते हैं। ठीक है, अब बल एक सदिश राशि होती है कि त्वरण एक सदिश राशि होती है, तो बल भी क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूटन के द्वितीय नियम से आपको बल का सूत्र और बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से आपको जड़त्व की परिभाषा और साथ ही साथ आपको बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है, ये बात को आपको याद रखना है। इस प्रकार से हम लोग गणितीय व्यंजक स्थापित कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।